हाय एवरीवन, सीवीएसडी कोड पे आप सबका स्वागत है। आज हम पीटी 365 पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इश्यूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच द वेरी फर्स्ट पार्ट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये लैंडमार्क डॉक्ट्राइन जो है ये केशवानंद भारती केस जजमेंट से जुड़ा हुआ है, जो कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाली गई थी। इस केस को समझने से पहले हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इवॉल्व कैसे हुआ। दरअसल 1947 में इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट। उसके बाद बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, पॉवर्टी वॉज वेरी हाई। सो प्रॉपर्टी नहीं होने के कारण गवर्नमेंट ने एक बार सेट कर दिया। गवर्नमेंट ने ये कहा कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा की प्रॉपर्टी कोई भी इंडिविजुअल अपने पास नहीं रख सकता। और उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी जो है दैट वाज अ फंडामेंटल राइट। तो सबको ये लगा कि हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया जा रहा है। इसी के चलते पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टसल शुरू हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट को लग रहा था कि वी कैन ब्रीच द फंडामेंटल राइट और हम फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या अमेंड कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना था ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए शुरू होते हैं डिफरेंट केसेस के जजमेंट। और सबसे पहले आया ए.के. गोपालन का केस 1950 में, फिर शंकरी प्रसाद केस 1951 में, 1965 में सज्जन सिंह केस। इन तीनों केसेस के जजमेंट को अगर कंबाइनली देखा जाए तो उसमें यह माना गया कि पार्लियामेंट जो है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने का राइट है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। और अगर आपको पता है, पॉलिटी आपने स्टैटिक डेफिनेटली पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। विच मीन्स इन तीनों केसेस में साफ साफ कह दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनको भी अमेंड करने की पावर जो है वो अब पार्लियामेंट के पास रहेगी। सो फंडामेंटल राइट्स जो है वो अमेंड हो सकते हैं। लेकिन सडनली उसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले 1967 में सुप्रीम कोर्ट के पास गोलकनाथ केस गया। उस गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने टर्न ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को पावर नहीं मिलती है अमेंडिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते। तो पलटी मार दी है ना। उस टाइम पे जब ये चीज हुई तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया पार्लियामेंट को ये चीज। पार्लियामेंट नाराज, और पार्लियामेंट ने 1971 में 2 अमेंडमेंट निकाल दिए। एक था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक था 25th। 24th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट क्या कहेगा? यही तो कहेगा ना कि हमारे पास सारे राइट्स हैं, हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो यही कहा पार्लियामेंट ने कहा कि आर्टिकल 13 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक लॉ नहीं है, हम लॉ को मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक लॉ के अंडर नहीं आता है, तो 368 के तहत हम लोग फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको अमेंड कर सकते हैं। और इस चीज को फर्म करने के लिए इन्होंने एक और अमेंडमेंट निकाला, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें अलग अलग सेक्शंस निकाले। आपको सेक्शंस पर्टिकुलरली ध्यान नहीं रखने, पर ये ध्यान रखना है कि 25th अमेंडमेंट ये कह रहा था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है, जो कि फंडामेंटल राइट्स था, उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया एज अ फंडामेंटल राइट्स। मतलब अब अगर प्रॉपर्टी आपकी एक्वायर करी भी जाएगी सरकार के द्वारा, तो आपको कॉम्पेंसेशन जो है वो देने की जिम्मेदारी सरकार की मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कॉम्पेंसेशन जो है वो धीरे धीरे करके दिया जाएगा अलग अलग केसेस में, पर वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा। उसके बाद एक और चीज कही गई कि डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट से ऊपर है। फिर एक और चीज की गई कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, मतलब कोई भी अगर कानून बनता है, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के पास पावर होती है उस पर अपना ओपिनियन देने की कि कहीं ये जो पर्टिकुलर कानून है ये ब्रीच तो नहीं कर रहा आपके फंडामेंटल राइट्स को या आपके डिफरेंट सिविल राइट्स को। तो इस वजह से जुडिशियल रिव्यू की पावर हमारे कोर्ट के पास है। तो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने आर्टिकल 39B और 39C इन दोनों के क्लॉजेस के अंडर ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर थी ये कोर्ट से छीन ली। मतलब ये कहा गया कि 39B और 39C का जो स्टेटमेंट है वो जो भी राइट्स की बात करता है दैट कम्स अंडर डीपीएसपी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं लगा सकता। मतलब ये कंप्लीटली जुडिशरी के स्कोप से बाहर हो गए 39B और 39C। उसके बाद आता है आपका 1971 में एक और जजमेंट, जिसमें ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीजन्स के वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। सो पार्लियामेंट ये मानता है कि हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि पार्लियामेंट के साथ हमारा टसल शुरू हो चुका है और ये बंद ही नहीं हो रहा, तो फाइनली 1973 का जो केस आया, जो केशवानंद भारती केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और ये स्टेटमेंट कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को, ये स्टेटमेंट एकदम
करेक्ट है तो हम ये मानते हैं, लेकिन साथ में एक चीज अप्लाई कर दी, वो थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि करो अपने मन की जो मर्जी करो, अमेंडमेंट हर चीज का कर दो, फंडामेंटल राइट्स का कर दो, किसी भी चीज का कर दो, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे केशवानंद भारती केस की, विच वॉज अ टर्निंग पॉइंट एक्चुअली। सो इस केस में एक्चुअल में क्या था, जैसा मैंने बोला लैंड के रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा था कि क्यों आप जो है लैंड को सरकार, मतलब हमारे पर्सनल लैंड को एक्वायर करने के लिए हमें कंपेंसेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो केरला में ये केस लगाया गया और कहा गया कि इससे फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रही हैं। केशवानंद भारती जी के द्वारा ये केस लगाया गया था। आर्टिकल 25, 26 और 31 इन तीनों आर्टिकल्स का उन्होंने बोला वायलेशन हो रहा है। ये केस अभी तक में सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जजेस के द्वारा एक बेंच बना के सुना गया। इसकी हियरिंग हुई 13 जजेस बेंच के द्वारा। इसमें कुछ आउटकम्स आए। सबसे पहला आउटकम आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का आउटकम, जिसमें यह कहा गया कि 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा इट शुड नॉट डैमेज और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर और इसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से फीचर्स आएंगे, इट वाज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो उसके बाद गोलकनाथ केस का जो जजमेंट था 1967 का, वो नल एंड वाइड हो गया, क्योंकि उसमें ये कहा था कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की। एक और इसमें जजमेंट आया कि जुडिशियल रिव्यू की पावर, जो कहा गया था कि 39B और C के क्लॉज के अंडर जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है कोर्ट के पास, इसको दोबारा से स्टोर कर दिया गया। तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक इंटेग्रल पार्ट बोला सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका मतलब आप इस बेसिक स्ट्रक्चर के इस पॉइंट को छेड़ नहीं सकते, विच मींस कोर्ट हैज द जुडिशियल रिव्यू का पावर, चाहे कोई भी चीज हो उसके ऊपर कोर्ट अपना ओपिनियन दे सकता है। कुछ और जजमेंट साथ में ऐड करेगी और ये भी बोला गया कि प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं 368 के अंडर, तो विच मींस प्रेम्बल इज ऑल्सो अमेंडेबल, ये बात भी बोली गई। अब कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए गए हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर, जिनको बिल्कुल भी छेड़ाछाड़ी नहीं की जा सकती। जैसे कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, हर एक इंडिविजुअल सिटीजन्स के फ्रीडम्स को आपको सिक्योर करना है, वेलफेयर स्टेट बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, हमारा डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन फ्रेमवर्क हमेशा इंश्योर होना चाहिए, सेकुलर और फेडरल कैरेक्टर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, सेपरेशन ऑफ पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में फिक्स होनी चाहिए। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए सेपरेशन ऑफ पावर के लिए कौन सा आपका डीपीएसपी का आर्टिकल बात करता है। यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन जो है वो अफर्म की जाएगी। जुडिशियल रिव्यू की पावर भी इसका पार्ट है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ना कि किसी एक को दूसरे के ऊपर की तवज्जो मिलनी चाहिए। सो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, सो इट कैन नॉट बी अमेंडेड और इसको पार्लियामेंट बिल्कुल छेड़ नहीं सकता है, लेकिन इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज इंपॉर्टेंट। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा कि अपनी मनमर्जी पार्लियामेंट नहीं कर सकता है, चेक लगेगा उस पे। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन के रहेगा। अलग अलग प्रिंसिपल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल राइट्स के, उसको आसानी से अपहोल्ड किया जा सकता है और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। सेकेंड आपकी न्यूज है इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जुडिशरी है वो दरअसल अलग अलग पार्ट्स में होती है, एक सिविल साइड में, एक क्रिमिनल। शादी ब्याह का कोई मामला है, डिवोर्स का कोई मामला है, तो सिविल साइड के कोर्ट के पास जाया जाएगा। क्रिमिनल साइड मतलब मर्डर वगैरह का मामला हो गया, है ना। सिविल साइड के अंदर भी नीचे 2 लेयर हैं। सबसे पहले अगर आपको कहीं जाना होता है किसी भी तरीके के सिविल डिस्प्यूट को लेके, तो आप जाते हैं मुंसिफ कोर्ट में। अगर वहां भी सुनवाई नहीं होती, देन जाते हैं सबऑर्डिनेट जज कोर्ट में। ऐसे ही क्रिमिनल मामलों में सबसे पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाया जाता है, उसके बाद जाया जाता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सुनवाई नहीं हो पाई, तो फिर जाते हैं हाई कोर्ट के पास, उसके बाद जाते हैं, अगर नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के बाद कहाँ पे जाते हैं, जरा ये भी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। सो सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बात बोली कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंट है, जो आजादी है, उसको भी पार्लियामेंट अमेंड करके, तोड़फोड़ करके बदल नहीं सकता, क्योंकि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन का पार्ट है। तो इसमें ये कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो जुडिशरी होती है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल के जो जजेस वगैरह होते हैं, इन सब की पेमेंट, पेंशन और इनकी जो भी सर्विस कंडीशन है, उनमें एक इंटीग्रेशन या सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। और हमारे यहाँ पे यूनिफाइड जुडिशरी होनी चाहिए, मतलब हर एक राज्य में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस हैं और जो भी स्टाफ है, उनकी पोस्टिंग, उनके
प्रमोशन, वो सबका प्रिंसिपल सेम होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। सो इनका जो अपॉइंटमेंट है या फिर इनकी पोस्टिंग या प्रमोशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर के पास होती है राज्य के, और गवर्नर हाई कोर्ट से कंसल्ट करके इनको अपॉइंट करते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बोला कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का जुरिस्डिक्शन स्ट्रक्चर और प्रोसीजर चलता है, इस वजह से हर एक राज्य अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में किस तरीके का किस तरीके का माहौल रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस तरीके की फंक्शनिंग रहेगी, हर एक राज्य अपने हिसाब से डिसाइड करता है। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज है वो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बारे में है। बहुत सारी प्लीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया वो गलत तरीके से हटाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल 370 है उसको हटाया जा सकता था, बिकॉज आर्टिकल 370 वाज अ ट्रांजिशनल एंड टेम्परेरी प्रोविजन, ये परमानेंट नहीं था। सो अगस्त 5, 2019 को प्रेसिडेंट का एक ऑर्डर आया था जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, जिसमें ये कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अब सारे पार्ट्स जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होंगे, विच मीन्स जम्मू एंड कश्मीर का खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म कर दिया गया। पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी निकाला, मतलब उस स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया, अब वो स्टेट नहीं है, अब वो यूनियन टेरिटरी है, और इसी में से निकाल के लद्दाख की यूटी को अलग कर दिया गया। अब ये पावर कहां से आती है? आर्टिकल 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये पावर देता है कि आप किसी भी राज्य को बाइफरकेट कर सकते हैं और या फिर उससे नए राज्य या टेरिटरी जो है वो बना सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सॉवरेंटी के अंडर जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके 370 को हम लोगों ने खत्म किया, क्योंकि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है और 370 का जो आर्टिकल था जम्मू एंड कश्मीर का वो परमानेंट नहीं था, टेम्परेरी था। और साथ में ये भी कहा कि जो इसमें से लद्दाख को अलग करके बनाया गया है वो आर्टिकल 3 के तहत बनाया गया है, और आर्टिकल 3 के तहत आप किसी भी स्टेट में से चाहें तो यूनियन टेरिटरी बाहर निकाल दें, चाहे तो दो राज्य को मर्ज करके एक राज्य बना दें, इट विल टोटली डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद एसर बोमाई केस का एक जजमेंट था जिसमें ये कहा गया था कि इमरजेंसी के टाइम पे अगर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी एक्शन लिया जाता है तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी के अंडर आएगा। मतलब ये जो प्ली सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करी है कि हम देखते हैं कि 370 को क्यों हटाया गया या कैसे हटाया गया, इसका क्या मान्यता है, वो इसीलिए उन्होंने प्ली एक्सेप्ट करी क्योंकि जुडिशियल स्क्रूटनी जो है ये या फिर जुडिशियल रिव्यू जो है ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है। अब आर्टिकल 370 का अगर हिस्ट्री देखा जाए तो अक्टूबर 1947 में, मतलब हमारी आजादी के ठीक कुछ महीनों बाद, महाराजा हरि सिंह जो थे जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट रूलर, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो इंडिया के साथ था उसको साइन किया था, मतलब इंडिया के डोमिनियन के साथ उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को मर्ज कर दिया था। फिर कुछ टेम्परेरी प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर को दे दिए गए, जैसे कि आर्टिकल 370 खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट दे दिया गया, जिसका हेडिंग था टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, नाम में ही टेम्परेरी है। आर्टिकल 370 में साफ साफ ये बोला गया कि केवल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन को छोड़कर पार्लियामेंट जो है वो राज्य सरकार को पावर देता है ऑटोनॉमस तरीके से कानून बनाने की। और आर्टिकल 35A भी इसी आर्टिकल 370 के साथ स्टैम आउट करके निकाला गया, जिसमें ये कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली के जो भी लोग हैं उनके पास ये पावर रहेगा कि वो अपने जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट कौन है उनको डिफाइन कर सकते हैं, उनको स्पेशल राइट्स दे सकते हैं। अगर आर्टिकल 3 की बात करें जिसके तहत लद्दाख वाज बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जो आर्टिकल 3 है इसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है नए राज्यों को बनाने की, उनके एरियाज, उनकी बाउंड्रीज और इवन उनके नाम को भी बदलने की। सो ये कैसे होता है? इसके लिए सबसे पहले बिल को इंट्रोड्यूस करना होता है पार्लियामेंट के अंदर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर बिल किसी भी एरिया, नाम, बाउंड्री किसी भी राज्य को इफेक्ट कर रहा है तो वो सेम बिल जो है वो राज्य के पास भी जाएगा, लेकिन राज्य को वो बिल जल्दी से जल्दी उसमें ना कोई एक्शन लेकर वापस भी करना होता है प्रेसिडेंट के पास, ताकि इस पे आगे वर्क किया जा सके। अगला आर्टिकल है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। सो हाल फिलहाल प्रेसिडेंट ने इस एक्ट को अपना असेंट दे दिया है। ये एक्ट के तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस नाम की एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसके जो हेड होंगे वो या फिर चेयरपर्सन वो चीफ मिनिस्टर होंगे दिल्ली के, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी जो है वो मेंबर सेक्रेटरी होंगे और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के जो है वो इसके मेंबर होंगे। अब ये अथॉरिटी क्या है? ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिकमेंडेशन देगी किसके रिगार्डिंग? किसी भी तरीके की पोस्टिंग के रिगार्डिंग, किसी भी तरीके के विजिलेंस यानी कि निगरानी के रिगार्डिंग। और इसमें जो वोटिंग डिसाइड की जाएगी वो कैसे होगी? मेजोरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग के तहत। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
उसके पास राइट रहेगा कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को अपने मन से अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पे दिक्कत इस एक्ट के साथ ये आई कि पावर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की वो थोड़ी सी ज्यादा है और चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल की पावर को ओवरशैडो कर रही है। साफ साफ ये कहा गया कि जो दिल्ली लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर के जो मैटर्स हैं उन पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने मन मर्जी का डिसीजन ले सकते हैं, या फिर उन केसेस में भी खुद से अपना मन मर्जी कर सकते हैं जिनमें उनको लगता है कि इट इज बीइंग रिक्वायर्ड अंडर द क्वाजी जुडिशियल फंक्शन। लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक और प्राइमेसी दी गई है कि अगर उनको लगता है कि उनका जो मत है या उनकी जो वोट है, ओपिनियन है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर के साथ मेल नहीं खा रहा है, देन ऑल्सो उनका जो डिसीजन होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का वही फाइनल माना जाएगा इन केस ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। उसके अलावा ये कहा गया कि कुछ मैटर्स जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास वो इसेंशियली दिल्ली गवर्नमेंट को सबमिट करने होंगे और उनका रिकमेंडेशन लेना होगा। जैसे कि अगर दिल्ली की शांति भंग हो रही है तो उसका सजेशन लेना, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे उनके बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर को पता होना चाहिए, और भी बहुत सारे मैटर्स। उसके बाद अगर हम देखें दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली का जो गवर्नेंस का मॉडल है कि कैसे दिल्ली वर्क करता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम बीइंग अदर यूनियन टेरिटरी, बिकॉज दिल्ली इज अ कैपिटल, राइट। 1951 में दिल्ली जो है उसको पार्ट सी स्टेट का भाग बनाया गया। 1952 में यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई जहां पे चीफ मिनिस्टर वॉज इलेक्टेड। फिर 1956 में आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 7th अमेंडमेंट के अंदर, जहां पे दिल्ली को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया और आर्टिकल 239 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो इसके गवर्नेंस के लिए रखा गया और साफ ये बोला गया कि प्रेसिडेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर यूनियन टेरिटरी जो है वो वर्क करेंगी और दिल्ली में अपॉइंट कर दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर को। 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट आया कि किस तरीके से गवर्नमेंट दिल्ली में अपॉइंट की जाएगी। 1991 में दिल्ली का दर्जा जो है वो ऊपर हो गया। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिल गया और इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डिक्लेयर कर दिया गया। ये रिकमेंडेशन जो था ये एस बालाकृष्णन कमेटी के द्वारा दिया गया था, जिसके तहत ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली डिक्लेयर हुई। उसके बाद 2021 में दिल्ली के गवर्नेंस का एक सेपरेट एक्ट आया जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसमें बताया गया है दिल्ली असेंबली और दिल्ली की गवर्नमेंट जो है वो आपस में कैसे काम करेगी। एक और चीज ध्यान रखेंगे, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था जिसमें दिल्ली का स्टेचर बढ़ गया था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया था, उसके तहत आर्टिकल 239AA को भी ऐड किया गया और फिर दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी तो डिक्लेयर करा ही गया, वो तो पहले से थी। साथ में ये कहा गया दिल्ली में लेजिस्लेचर भी होगा, जबकि किसी यूटी में लेजिस्लेचर का स्कोप नहीं होता है ना। दिल्ली के अलावा एक और यूटी है जिसमें लेजिस्लेचर है, कमेंट सेक्शन में जरा बताइए। सो दिल्ली जो है वो एक यूटी रहेगा विद लेजिस्लेचर और साथ में यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रहेंगे। अगली बात करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में हमें इसे यूज करना चाहिए क्योंकि ये कॉलोनियल लेगेसी है, विच मींस हमने ब्रिटेन वगैरह से इसको पिक किया है। ये हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये हमारी दिमाग की उपज नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है, अगर कोई क्राइम करता है तो पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है, डिटेन कर देती है ना। पहले क्राइम किया फिर पकड़ा, तो ये होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन अगर क्राइम किया ही ना हो, केवल शक हो पुलिस को कि इन्होंने कुछ किया है, तो पकड़ के ले जाए तो क्या करेंगे, तो इसका मतलब वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, विच मींस इट इज अ डिटेंशन विदाउट एनी ट्रायल और विदाउट एनी कन्विक्शन ऑफ कोर्ट। केवल आपको शक हुआ तो आपने ये सोचा कि पब्लिक को डेंजर हो सकता है इस पर्सन से, तो आपने उसको उठा लिया और आप उसको ले गए, ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इससे डील करता है आर्टिकल 22। बेसिकली आर्टिकल 22 में दोनों तरीके के डिटेंशन की बात की गई है, तो आर्टिकल्स को देखते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आर्टिकल 22 के तहत जो क्लॉजेस हैं उसमें सबसे पहला क्लॉज कहता है कि आप किसी भी पर्सन को, यानी कि पुलिस किसी भी पर्सन को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती विदाउट द पर्सन बीइंग इन्फॉर्म्ड द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। पर्सन को पता होना चाहिए मुझे क्यों उठाया है, साथ में पर्सन के पास हक होता है कि वो अपना वकील वगैरह कर सकता है। ये केस हो गया प्यूनिटिव डिटेंशन का, प्यूनिटिव जिसमें पता है क्राइम पहले हो चुका है। उसके बाद इसका सेकंड क्लॉज कहता है कि अगर आपने पर्सन को पकड़ा क्राइम करने के बाद तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा। लेकिन साथ में ये कहा गया कि अगर पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि शक के बिना पर आपने पकड़ा है और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ये किसी ना किसी तरीके का हार्म कर सकता है सोसाइटी में, तो उसके ऊपर ये दोनों के दोनों राइट्स जो हैं वो खारिज हो जाते हैं। मतलब ना तो उस पर्सन को आप बताएंगे कि आपने क्यों अरेस्ट किया, ना उसे वकील का हक देंगे, ना उसको 24 घंटे के अंदर आप लोग लीगल प्रैक्टिशनर के पास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन इसलिए थोड़ा सा डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक कन्फ्लिक्ट का टॉपिक भी है, बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स के राइट जो है वो इसके तहत इफेक्ट होते हैं। कल को आपको पुलिस ऐसी शक के बिना पे उठा के ले जाए, दिस इज नॉट गुड ना।
तो इसलिए ये हमेशा न्यूज में भी रहता है, थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग टॉपिक है। इसमें ये भी कहा गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कितने टाइम तक, कितने समय तक आप रख सकते हैं किसी को भी जेल के अंदर। तो मैक्सिमम बोला गया कि 3 महीने तक आप शक के बिना पर रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई एडवाइजरी बोर्ड आया, उस एडवाइजरी बोर्ड ने बोला कि 3 महीने से ज्यादा रख सकते हैं, तो आप 3 महीने से ज्यादा भी रख सकते हैं। और अगर बाई चांस एडवाइजरी बोर्ड ने नहीं भी बोला, लेकिन पार्लियामेंट ने ये कोई कानून पास करके बोल दिया कि और भी ज्यादा पीरियड के लिए रख सकते हैं, तो आप डेफिनेटली पार्लियामेंट के ओपिनियन पे जाएंगे। पार्लियामेंट के पास इसमें ज्यादा पावर है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स है प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर। AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस जजमेंट, जिसमें कहा गया कि ये एक सही क्लॉज है। शिवमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी यही कहा गया कि इसको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ता है। और शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी बोला गया कि कई बार एक्सट्रीम स्टेप अगर सिक्योरिटी के लिए लेने होते हैं तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इज रिक्वायर्ड। अब ये केसेस क्यों जरूरी हैं? बिकॉज प्रीलिम्स में वी नेवर नो कैसा क्वेश्चन आ जाए, केसेस के बारे में भी पूछा जा सकता है ना। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, पार्लियामेंट के पास कंप्लीट एक्सक्लूसिव पावर है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन किन किन कारणों की वजह से किसी पर्सन को किया जा सकता है उसके बारे में नोट बना सकते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट का कहना है कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और इंडिया की सिक्योरिटी, अगर इन तीनों को हार्म होता है तो किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए डिटेन किया जा सकता है। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज पर्सनैलिटी राइट्स। हाल फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड के फेमस एक्टर के पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्शन दिया है और ये कहा है कि थर्ड पार्टी उनके पर्सनैलिटी राइट्स को मिसयूज नहीं कर सकती। अब आप एक इंडिविजुअल हैं, आई एम ऑल्सो वन इंडिविजुअल, तो हर किसी की एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, तो इसको प्रोटेक्ट करना, उसको मिसयूज नहीं करना, इसको राइट टू प्राइवेसी के अंडर या फिर राइट टू प्रॉपर्टी के अंडर डाला गया है। अब इसमें पर्सनैलिटी में आएगा क्या? आपका नाम हो गया, आपकी आवाज होगी, आपका कुछ सिग्नेचर हो गया, इमेज हो गई, कुछ और फीचर्स जो कि यूनिक है। पर्सनैलिटी राइट्स की अगर बात की जाए तो किसी भी कानून में इंडिया के पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन ये राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रॉपर्टी के अंडर आता है। राइट टू पब्लिसिटी और राइट टू प्राइवेसी इसके दो कंपोनेंट हैं। राइट टू पब्लिसिटी के अंदर ये है कि कमर्शियली आपकी इमेज या फिर आपकी पर्सनैलिटी को कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है पब्लिसिटी के लिए, और ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट के तहत ये प्रोटेक्शन है। राइट टू प्राइवेसी के बाद बात की जाए तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के KS पुत्तुस्वामी जजमेंट में भी इसको अपहेल्ड किया गया था। इसके तहत भी आप किसी की पर्सनैलिटी को मिसयूज नहीं कर सकते हैं। और एक चीज अगर देखी जाए तो हमारे पास एक मतलब मरने के बाद भी किसी की पर्सनैलिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के कुछ एक्ट हैं, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है। सबसे पहला है एम्बलम एंड नेम प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें कि आप किसी भी पर्सन के या डिग्नेटरी के नेम और सिंबल को मिसयूज नहीं कर सकते अगर उसकी डेथ भी हो चुकी है तो। IPC के तहत भी बोला गया है कि आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, किसी की इमेज को मेलाइन नहीं कर सकते, वरना सजा हो सकती है। इंटरनेशनल लेवल पे हालांकि ऐसी कोई खास कन्वेंशन नहीं है जहां पे किसी को बोला गया हो कि आपकी पर्सनैलिटी को हम प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन कुछ कन्वेंशन से इनडायरेक्टली वी कैन ड्राइव की पर्सनैलिटी राइट्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड, जैसे कि रोम कन्वेंशन, ट्रिप्स एग्रीमेंट, विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी। इनके नाम ध्यान रख लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई प्रोविजन है जिसमें बोला गया हो कि पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करना है? ऑब्वियसली है, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी जो साफ बात करता है। फिर आर्टिकल 300A जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो ऐड किया गया था, क्योंकि पहले ये फंडामेंटल राइट था। 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको बेसिक राइट बना दिया गया, ऑर्डिनरी राइट या फिर लीगल राइट। तो आर्टिकल 301 के तहत भी बोला गया है कि किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से आप मतलब वो हटा नहीं सकते हैं, डिप्राइव नहीं कर सकते। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है पर्सनैलिटी राइट से रिलेटेड। सबसे पहले दीपा जयकुमार वर्सेस AL विजय केस, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी जो है वो मौत के बाद खत्म हो जाती है, तो इसलिए किसी भी उसके वारिस को उसकी पर्सनैलिटी के लीगल राइट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद साक्षी मलिक वर्सेस वेंकटेश्वर क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड केस में ये कहा गया कि किसी दूसरे की इमेज को यूज करना अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इट इज इलीगल और बिना उसके कॉन्सेंट के। अब चलते हैं हेट स्पीच पे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हेट स्पीच के प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स को एक साथ होके आना पड़ेगा। हेट स्पीच इतना ज्यादा मतलब बोल सकते हैं टफ क्यों है एड्रेस करने के लिए? बिकॉज इसको किसी भी कानून में डिफाइन नहीं किया गया, इसकी एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है। हालांकि ये कहा गया है कि अगर आप किसी भी तरीके का ग्रुप ऑफ पर्संस के अगेंस्ट नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, वायलेंस अटेन करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका हेट स्पीच के अंडर आएगा। लेकिन वायलेंस किस तरीके का, चाहे आप उसको एक्सप्रेस कर दीजिए बोल के, चाहे कोई इमेज बना के, कार्टून बना के, मीम्स, ऑब्जेक्ट, जेस्चर या सिंबल देके, ये सब इसमें आएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। रेगुलेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली एज सच हेट स्पीच को नहीं मेंशन किया गया, डिफाइन किया गया, लेकिन आर्टिकल 19 का जो सेकंड क्लॉज है वो ये बोलता है कि हेट स्पीच बोला जाएगा अगर आपने पब्लिक ऑर्डर को मतलब डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, आपने स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट किया अपने शब्दों से, और कोई ऑफेंस आपकी वजह से हुआ क्योंकि आपने लोगों को उकसाया था। भारतीय
न्याय संहिता 2023 जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट हुआ करता था पहले, उसको अमेंड करके भी कुछ हेट स्पीच के बारे में बातें की गई हैं। सेक्शन 196, सेक्शन 299, सेक्शन 353 ये सब बातें करते हैं कि जो हेट स्पीच है उसका मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, रेजिडेंस, लैंग्वेज या फिर प्लेस ऑफ बर्थ। और ये भी कहा गया है कि आप कोई भी ऐसा पब्लिकेशन स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं कर सकते जिससे कि एनिमिटी या फिर दो ग्रुप या क्लासेस के बीच में दरार जो है वो पैदा हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो सेक्शन 8 है उसमें साफ लिखा गया है कि अगर कोई इलेक्शन में कॉन्टेस्ट या पार्टिसिपेट कर रहा है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो कुछ ऐसा एक्ट करता है अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत जिसके तहत वायलेंस जनरेट होता है या फिर हेट जनरेट होता है। इसी का सेक्शन 123 जो है और सेक्शन 125 है वो भी ये कहता है कि आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे किसी भी तरीके का इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी तरीके की मैलाइन एक्टिविटीज को यूज नहीं करेंगे और हेट्रेड को प्रमोट नहीं करेंगे। फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जिसके तहत अनटचेबिलिटी को ऑफेंस माना गया है, इसका सेक्शन 7 जो है वो बात करता है कि अनटचेबिलिटी को किसी भी तरीके से आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते बिकॉज इट ऑल्सो कम्स अंडर द स्प्रेडिंग हेट। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1988 जो है ये भी कहता है कि सेक्शन 3G जो है इसका, उसके तहत रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के जो मैनेजर्स हैं वो रिलीजियस प्रीमाइसेस को यूज नहीं कर सकते डिसहार्मनी को प्रमोट करने के लिए। कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं इसके रिलेटेड। प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014 में कोर्ट ने पहली बार ये कहा कि नेगेटिव इंपैक्ट जो है हेट स्पीच का वो इतना इंटेंस होता जा रहा है कि लॉ कमीशन को इसके लिए कुछ एग्जामिनेशन करना चाहिए। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 में आया जिसमें ये कहा गया कि आप किसी को भी सिंपली जेल में नहीं डाल सकते कि अगर आपको ये लग रहा है कि उस इंसान ने आपके खिलाफ खराब बोला है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी तो है ना, लेकिन अगर उसकी वजह से पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हुआ क्योंकि उसने खराब बोला और वायलेंस हुआ तो फिर हम कह सकते हैं कि हेट स्पीच है। उसके बाद अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2020 का आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री स्पीच कितना आप बोल सकते हैं, कितने पे आपको कंट्रोल लगाना चाहिए, इसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। अगली बात करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वर्शिप एक्ट के अंदर जितनी भी प्लीज वगैरह आ रही है याचिकाएं हम उनको पूरे तरीके से खारिज नहीं कर सकते। ये 1991 का एक्ट है जिसमें साफ बोला गया था कि आजादी के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितने भी प्लेस ऑफ वर्शिप है उनका सेम स्टेटस रहेगा जितना आजादी से पहले था। तो किसी भी पर्सन को किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने की वो नहीं दी जाएगी आजादी। ये इस एक्ट के तहत बोला गया ताकि हर एक पर्टिकुलर रिलीजन के इंटरेस्ट जो है वो अपहेल्ड किए जा सके। तो जितनी भी प्रोसीडिंग, जितनी भी अपील वगैरह होती है कोर्ट के समक्ष, वो सब इस एक्ट के अंदर होती है जब हम धर्म के किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं। ये भी कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अगर किसी कोर्ट के पास कुछ ऐसा केस चल रहा था कि ये धर्म की जगह किसकी है किसकी नहीं है, तो इसके ऊपर भी डिसीजन जो है वो कोर्ट जल्द ही ले लेगा जैसे ही ये एक्ट अप्लाई होगा। एग्जाम्पशन है कुछ। अब याद कीजिए अयोध्या का डिस्प्यूट तो वर्शिप से रिलेटेड डिस्प्यूट था ना, मतलब वही तो प्लेस था, लेकिन इसमें एग्जाम्पशन दिया गया कि अयोध्या का जो डिस्प्यूट है वो इस एक्ट के अंडर नहीं आएगा। साथ ही साथ एंशिएंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट के अंडर जो आते हैं आपके पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप वो भी इसके अंडर नहीं आएंगे। और अगर कोई डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा है या सेटल हो गया है वो भी इसका हिस्सा नहीं होगा। पेनल्टी है अगर आप फोर्सफुली किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को अपना प्लेस ऑफ वर्शिप बनाने के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो सेक्शन 6 जो है इस एक्ट का वो पनिशमेंट देता है मैक्सिमम 3 साल की इंप्रिजनमेंट की अलॉन्ग विद द फाइन। कुछ छोटी मोटी इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं अब इसकी। 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओडिशा के कैबिनेट ने हाल फिलहाल कहा है कि कोई लैंग्वेज जो है उसको 8th शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए। 8th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफिशियली कुछ लैंग्वेजेस को हमारे भारत की जो है उनको मान्यता देता है, जैसे कि 22 लैंग्वेजेस इसका हिस्सा हैं। जब हम आजाद हुए थे 14 लैंग्वेजेस वर ओरिजिनली पार्ट ऑफ इट बट नाउ इट इज 22। सिंधी जो थी इसको 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत इसका हिस्सा बनाया गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वें अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसका हिस्सा बनी। संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो 92वें अमेंडमेंट 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत इसका हिस्सा बनी। 8वें शेड्यूल में हर एक भाषा को क्यों जाना है? इसलिए जाना है क्योंकि अगर 8 शेड्यूल की लैंग्वेज है तो गवर्नमेंट सपोर्ट देती है क्योंकि लगता है कि ये लैंग्वेज जो है इसको बचाने की भी जरूरत है। साहित्य अकेडमी के अवार्ड्स में उसका नाम आ जाता है उस भाषा का, मतलब बुक्स को फिर ज्यादा तवज्जो मिलने लगता है। असेंबली और पार्लियामेंट की डिबेट में आप उस भाषा को यूज कर सकते हैं। ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, दिस लैंग्वेज कैन बी अडॉप्टेड इन द ऑप्शनल। आरबीआई जो है उसको भी करेंसी के नोट्स पे इसको मेंशन करना पड़ता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। 9th शेड्यूल की बात करेंगे। 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के तहत ऐड किया गया था और आर्टिकल 31B के तहत इसको ऐड किया गया था।
साफ ये कहा गया उस टाइम पे कि आर्टिकल 31 बी में मान के चलिए कोई कानून बना दिया गया और हमें चाहते हैं कि कोर्ट इसमें इंटरफेयर ना करे, तो इस 31 बी को किसमें डाल दिया गया, 9 शेड्यूल में। और ये परमानेंट एक ऐसा पॉकेट बन गया कि जिसमें कोई भी कानून डाल दीजिए, जुडिशियल रिव्यू जो है वो इस पे लागू नहीं होगा, ये कुछ ऐसा बन गया था। सो सेंटर और स्टेट के वो कानून जो 9 शेड्यूल में आएंगे, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। अगर वायलेशन हो भी रहा है ना फंडामेंटल राइट का, तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये तो गलत बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आयर कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 के केस में साफ साफ ये कहा कि 9th शेड्यूल में अगर आप 24 अप्रैल 1973 के बाद से किसी भी आर्टिकल को ऐड करते हैं जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, जो आर्टिकल 21, 14, 19 को अंडरमाइन करता है, तो उसके खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी बैठ सकती है, जुडिशियल रिव्यू रहेगा। अब डेट ये क्यों चूज की गई 24 अप्रैल 1973? ये वही डेट है जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और केशवानंद भारती केस के जजमेंट की बात आई थी। राइट टू साइलेंस की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी एक्यूज यानी कि जो गुनहगार है उसको राइट टू साइलेंस है, वो वो चुप रह सकते हैं। अगर उनका इन्वेस्टिगेशन हो भी रहा है ना, उनको फोर्सफुली आप नहीं कह सकते कि बोलिए मैंने अपराध किया है, ऐसा नहीं कर सकते। सो राइट टू साइलेंस जो है वो आर्टिकल 20 का एक्चुअल में हिस्सा है। आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्शन देता है किसी भी तरीके के इलीगल, मतलब अगर आप इलीगल तरीके से पकड़े जाते हैं या कुछ मतलब सेल्फ डिफेंस का एक प्रैक्टिस है आर्टिकल 20। इसको अलग से हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो अभी हाल फिलहाल राइट टू साइलेंस ध्यान रखेंगे आर्टिकल 20 का हिस्सा है, और इसका जो प्रोटेक्शन है कि आप साइलेंस रह सकते हैं, ये केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे है कि अगर कोई क्राइम हुआ है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। अगर सिविल प्रोसीडिंग चल रही है, जैसे कस्टम एक्ट के तहत आपको बुलाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आप फंस गए, अगर इस तरीके के तहत है तो फिर आपको चुप रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ऑल एक्यूज्ड हैव अ राइट टू साइलेंस। जो गुनहगार हैं उनको साइलेंस रहने का हक है। आप तो सिर्फ कस्टम एक्ट के अंडर पेश हुए हैं ना, गुनहगार तो साबित ही नहीं हुए, है ना, तो इसका मतलब आप चुप नहीं रह सकते। यहाँ पे सिविल्स में आपका प्रोसीडिंग में ये वाला जो राइट टू साइलेंस है, इट कैन नॉट बी अप्लाइड। इसके रिलेटेड एक जजमेंट है नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल दानी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस स्टेशन में अगर आप फोर्सफुली किसी को इस तरीके से गुनाह कबूल करने के लिए बोलते हैं तो आर्टिकल 20 का वायलेशन होगा। अगली बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल फिलहाल हरियाणा स्टेट के द्वारा जो एक प्राइवेट सेक्टर में लोगों को, अपने लोकल लोगों को रिजर्वेशन देने का जो प्रपोजल था, उसको हरियाणा हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया है। ये जो एक्ट था हरियाणा का, स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020, इसमें कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में 75% तक का रिजर्वेशन लोकल्स को दिया जाएगा। और कब? अगर मिनिमम मंथली सैलरी जो है वो 30,000 से कम रहेगी उन प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में। तो हाई कोर्ट ने ये बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट 3 है उसको वायलेट करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भी वायलेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है? मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके साथ स्टिक होके रहना। लेकिन ये फंडामेंटल प्रिंसिपल के खिलाफ है। केवल लोकल्स को ही वहां हरियाणा में जॉब मिलेगी, अगर कोई बाहर से आकर हरियाणा में रह रहा तो उसको तो मिलेगी नहीं 30,000 से नीचे की नौकरी, क्योंकि आपने 75% रिजर्वेशन दे दिया। सो इसलिए ये चीज की गई। स्टेट ने ये भी कहा गया कोर्ट के द्वारा कि स्टेट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, और ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें बाकी के लोगों का लॉस हो रहा है। इस तरीके का एक जो एक्ट है वो आंध्र प्रदेश पहले 2019 में निकाल चुका है। बात करेंगे अफर्मेटिव एक्शन की। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी इसको कहा जाता है। जैसे यूएस के अंदर बहुत सारे ब्लैक्स जो थे उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, लेकिन अब आज के टाइम पर अगर उनको हक देने हो तो हम उनको कुछ फ्री बाइज दे देंगे, है ना, कुछ बेनिफिट की चीजें, कुछ स्कीम लाएंगे स्पेशली उनके लिए, वो हो गया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो इसी तरीके से रिजर्वेशन का जो सिस्टम है इंडिया में, उसको अफर्मेटिव एक्शन या फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जा रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकली जिन लोगों के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट स्कीम में, स्कॉलरशिप में, अब उनको उनके हक दिए जा रहे हैं। आर्टिकल 15 और 16 के तहत गवर्नमेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। एक जॉब्स के लिए होता है, एक एजुकेशन के लिए होता है। इंदिरा सानी केस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन मैक्सिमम 50% तक ही आप दे सकते हैं ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कंबाइनली, किसमें? एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में। लेकिन ये 50% की लिमिट भी ब्रीच हो जाती है। अब चलते हैं रंगनाथ मिश्रा कमीशन के ऊपर। ये कमीशन जो है इसको नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनोरिटी भी कहा जाता है। सो किसी भी धर्म की और लिंग्विस्टिक मिनोरिटी के लिए कोई भी राइट्स हैं या फिर कोई भी इश्यूज हैं, उनके एड्रेसिंग के लिए ये कमीशन अपॉइंट किया गया था। इस कमीशन ने साफ कहा था कि शेड्यूल कास्ट का जो दर्जा दिया जाता है वो धर्म के बिना पे ना दिया जाए। जैसे कि शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं, उनको धर्म के बिना पे नहीं चुना जाता, एससी एससी में होना चाहिए। तो ये कहा कि अगर कोई दलित इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो भी गया है तब भी आप उसको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दीजिए। ये कमीशन का रिकमेंडेशन था। आर्टिकल 355 की बात करें तो ये इमरजेंसी के जो प्रोविजन है उसी का हिस्सा है। इमरजेंसी के प्रोविजन 352 से लेकर 360 आर्टिकल तक आते हैं। पार्ट 18 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इसका हिस्सा है। आर्टिकल 355 साफ ये कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हर एक राज्य को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचा के रखें, और जो गवर्नमेंट है
उसको राज्य की जो गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना होगा। और अगर ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राज्य की सरकार नहीं चल रही है तो इमरजेंसी जो है वो लागू हो सकती है। कौन सी इमरजेंसी? प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। राइट टू वॉक की बात करेंगे। पंजाब एक ऐसा पहला राज्य बना है जहां राइट टू वॉक को इंप्लीमेंट किया गया है, जिसमें कंपलसरी ये कहा गया है कि अगर ये हक है आपके पास तो जितनी भी रोड बनाने वाली एजेंसी है जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारी एजेंसीज के पास ये प्रॉपर मतलब आप बोल सकते हैं ड्यूटी रहेगी कि वो आपके लिए वॉकिंग का एक फुटपाथ बनाए या फिर आपके लिए साइकिल ट्रैक जो है वो रोड के ऊपर बनाए। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अंडर राइट टू वॉक।